नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है और एक शब्द आप लोग लगातार दोस्तों न्यूज चैनल में सुन रहे हैं या न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, हीट वेव। ये हीट वेव क्या है दोस्तों? जो जानलेवा बन गई है, अर्थात जानलेवा बनी हीट वेव क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग सामान्य ज्ञान के लिए न्यूज को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए सभी लोग। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, जो भी छात्र ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, और ये भर्ती दोस्तों 2018 के बाद की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। 850 से अधिक पद होने की संभावना है। प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर के आसपास हो सकती है, मुख्य परीक्षा 3 से 4 महीने के बाद प्री के होने की संभावना है। आप इतना समय दिया गया है आपको कि आप प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करके 2024 में ही एसडीएम का पद सुनिश्चित कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे एप्लीकेशन पर करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया है विजेता बैच, जिसमें आपको हम प्री का कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं, मेंस का कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं? लाइव क्लासेस के माध्यम से पीडीएफ नोट्स हर क्लास की आपको दे रहे हैं, आंसर राइटिंग की डेली क्लास दोपहर 12 बजे, ऐसे राइटिंग की वीक में शनिवार को सुबह 10 बजे क्लास होती है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। और दोस्तों, इस कोर्स की वैलिडिटी मेंस 2024 तक रहेगी, जब तक मेंस नहीं होता, याद रखिएगा। और अगर आप मेंस देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे और आपका सिलेक्शन के लिए आपको सक्षम बनाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए तो देखते हैं व्हाट इज हीट वेव। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ये हीट वेव क्या है दोस्तों? जो जानलेवा है। और दोस्तों, इसे कब घोषित किया जाता है, अर्थात हीट वेव की स्थिति कब होती है, इसकी घोषणा कब की जाती है हीट वेव की, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हीट वेव बेसिकली एक क्लाइमेटिक कंडीशन है दोस्तों, एक पर्यावरण की परिस्थिति है। ये स्थिति कब आती है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो चलिए देखा जाए। यहां पर दोस्तों हीट वेव क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने मैंने यहां पर प्रदर्शित की है। दिस इज हीट वेव। देखिए, चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इतना तो हम सबको पता है दोस्तों कि ये क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशन है। मतलब जैसा टेम्परेचर इस समय उत्तर भारत में चल रहा है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशन है, जो क्या करती है, मानव के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, पर्यावरण को भी, और अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लेकिन कितना टेम्परेचर जो होता है जब हीट वेव की कंडीशन डिक्लेयर की जाती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें नहीं पता होता, जो हम जानना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए। भारत क्या है दोस्तों, एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में लगातार और तीव्र हो गई है। अब देखिए, इंडिया के लोकेशन की अगर बात करें तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल जोन में है। अब ट्रॉपिकल जोन है क्या, ये भी समझ लीजिए। ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये दोस्तों आपका क्या है 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। और अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन डाला जाए तो इंडिया का लोकेशन जो है, इंडिया इट इज समवट बिटवीन दिस। ये आपका यहां पर इंडिया है दोस्तों। अब इंडिया का लोकेशन यहां पर है, मतलब आप समझ सकते हैं लगभग इस तरीके से कर्क रेखा इंडिया के एकदम बीच से लगभग गुजरती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब एकदम बीच से गुजरती है तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है दोस्तों। ये बात एकदम क्लियर कट आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है, ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन आपका कहलाता है। क्लियर, उष्णकटिबंधीय कहलाता है। और ये क्या है, ये सन का मैक्सिमम हीट इंटरसेप्ट करता है। ये सन से मैक्सिमम हीट दोस्तों क्या करता है, ये इंटरसेप्ट करता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर टेम्परेचर जो है जनरली आपको ज्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों, ये आप ध्यान रख सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर?
ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ट्रॉपिकल क्यों है, ट्रॉपिकल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं भारत को। ठीक है, अभी जब ज्यादा टेम्परेचर इस जोन में पड़ रहा है तो इसीलिए दोस्तों गर्मी भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा पड़ेगी। क्लियर? चलिए, अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहां पर भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए मानदंड क्या है, भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए मानदंड क्या है, पैमाने क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में देख लेते हैं। तो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान पहुंच गया है तो यह हीट वेव की कंडीशन होती है दोस्तों। ठीक, और पहाड़ी इलाकों में अगर 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाए तो उसे हम हीट वेव की कंडीशन कहते हैं। क्लियर? चलिए, यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उसके अधिक पहुंच जाता है तो उसे हम हीट वेव की स्थिति मानते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, हीट वेव की स्थिति क्या, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया कम से कम और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री, तो हम इसे हीट वेव की कंडीशन कहते हैं। यह बात नोट कर लीजिए। अब हीट वेव के मानक से विचलन का आधार क्या है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड हमारा है उससे डेविएशन कितना होता है हीट वेव का, स्टैंडर्ड से डेविएशन कितना होता है, तो 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक डेविएशन होता है दोस्तों। एक तो आपकी हीट वेव हो गई जो मैंने आपको बता दिया, मतलब 40 डिग्री कम से कम तापमान होना चाहिए और ये कितना जा सकता है, डेविएशन मतलब ये 4.5 डिग्री, इसमें प्लस कर लीजिए, 40 प्लस 4.5 डिग्री कितना हो गया, लगभग 44.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग 45 डिग्री तक, 40 से 45 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये हीट वेव का आपका टेम्परेचर हो गया। क्लियर? अब एक टर्म और है दोस्तों, सीवियर हीट वेव क्या है, तो सीवियर हीट वेव या चरम हीट वेव क्या है, इसमें क्या होता है, हीट वेव का सामान्य से विचलन कितना होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, अर्थात 6.5 डिग्री, मतलब सामान्य से विचलन हीट वेव का जब 6.5 डिग्री हो जाए तो इसे एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन कहते हैं। मतलब देखा जाए, चलिए यहां पर अधिकतम तापमान कितना हो सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 40 हीट वेव का है और इसमें 6.5 डिग्री जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चरम हीट वेव की कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन में टेम्परेचर कितना पहुंच सकता है, 47 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यह समझ में आया, पहले हम लोगों ने क्या समझा, हीट वेव क्या है, हीट वेव क्या है, जब मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम हीट वेव की कंडीशन डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हीट वेव की जो कंडीशन होती है दोस्तों, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंच सकता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 45 डिग्री, 44.5 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कह सकते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। 45 डिग्री तक टेम्परेचर अगर आपका पहुंच रहा है दोस्तों, तो ये आप मान लीजिए वो आपका वास्तविक अधिकतम तापमान होगा हीट वेव की स्थिति में, जैसा कि इस समय दोस्तों चल भी रहा है, इससे ज्यादा ही चल रहा है। ठीक, और चरम एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन में जो तापमान होगा वो आपका 46.5 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा, तो ये आपका एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन होगी। मतलब मानक से विचलन अगर 4.5 से 5 डिग्री है तो वो हीट वेव का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री, अगर मानक से विचलन 6.5 डिग्री से 60 डिग्री है तो एक्सट्रीम हीट वेव का मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री। लेकिन दोस्तों, और आज ही मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है कि दिल्ली में 52.3 डिग्री तक टेम्परेचर मेजर किया गया है मुंगेशपुर जगह का। ठीक है, और ये हाईएस्ट टेम्परेचर है राष्ट्रीय राजधानी का, ये आप सबको पता है। मतलब एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन दोस्तों इंडिया में है, ये हीट वेव की कंडीशन इंडिया में नहीं है, इस समय रह गई। अब ये कंडीशन कौन सी मानी जाएगी, अब ये कंडीशन चरम हीट वेव की मानी जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एक्सट्रीम हीट वेव बोलेंगे। उम्मीद करता हूं सब दोस्तों को क्लियर हो गया होगा हीट वेव क्या है। हीट वेव में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 45 डिग्री। हीट वेव, एक्सट्रीम हीट वेव क्या है, एक्सट्रीम हीट वेव में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 47 डिग्री। क्लियर? ठीक है, या उससे ज्यादा। क्लियर? तो इस समय कंडीशन क्या है, इस समय एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन पूरे उत्तर भारत में चल रही है। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, अब यदि एक किसी मौसम विज्ञान उपखंड के भीतर कम से कम 2 स्थान न्यूनतम 2 दिनों के लिए उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हम दूसरे दिन घोषित कर सकते हैं। मतलब मौसम विज्ञान उपखंड के अंतर्गत किसी क्षेत्र में अगर तापमान
2 दिनों तक ऐसा बना रहता है तो दूसरे दिन हम घोषित कर सकते हैं कि हीट वेव या एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन। क्लियर। अब दोस्तों यहां पर मृत्यु क्या होती है, अब हीट वेव से मृत्यु क्यों होती है, हीट वेव जानलेवा क्यों होती है, यह भी समझ लीजिए। उसका कारण क्या है दोस्तों, उच्च तापमान अपने आप में उतना घातक नहीं होता जितना कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संयोजन होता है। मतलब जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर दोस्तों जो है वो उतना घातक नहीं है जितना एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का कॉम्बिनेशन जो होगा, ये डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसी में मृत्यु होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, घातक संयोजन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये क्या करता है, यह हीट वेव को और घातक बना देता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है दोस्तों, सबको स्पष्ट हो गई बात। चलिए अब देखिए, वातावरण में होता क्या है, उच्च नमी के कारण पसीने को वाष्पित होने और शरीर को ठंडा रखने में कठिनाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का आंतरिक तापमान तेजी से बढ़ता है और अक्सर घातक हो जाता है। अब देखिए होता क्या दोस्तों, अगर ज्यादा तापमान है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है उसके साथ साथ, तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जो पसीना निकल रहा है वो क्या होता है, वो उसके वाष्पित होने और शरीर को ठंडा रखने में कठिनाई होती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है और ये घातक हो जाता है। इसी के कारण दोस्तों ये हीट वेव्स जो हैं वो जानलेवा होती हैं। याद रखिएगा, हीट वेव में जान तभी जाती है जब एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन होगा, तभी ये डेडली हो जाती हैं हीट वेव्स। ये बात ध्यान रखिए। क्लियर। चलिए इसका कारण क्या है दोस्तों, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना दोस्तों, कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों हो रहा है, या ये हीट वेव्स इतनी क्यों बढ़ रही हैं, या एक्सट्रीम हीट वेव्स में क्यों कन्वर्ट हो रही है, इसका क्या कारण है। तो इसके कई कारण है, उसमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबल वार्मिंग है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, आप सबको पता है, वैश्विक ऊष्मन, मतलब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का जब औसत तापमान एक सामान्य सीमा से अधिक बढ़ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो भारत में हीट वेव के प्राथमिक कारणों में से एक है ग्लोबल वार्मिंग, जो मानव गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं ना, कोयला जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जीवाश्म ईंधन के जलने से, और गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल डीजल का दहन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा दोस्तों होता है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे प्रमुख कारकों में से एक है। इसके बाद वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियां, वनों की जो कटाई हुई, अंधाधुंध जो वन काटे गए हैं दोस्तों, वो भी क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, जो क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जितने हम काटते हैं वन और शहरीकरण के लिए, उतने वन हम क्या लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। पेड़ हमें क्या क्या नहीं देते, पेड़ हमें छाया देते हैं दोस्तों, पेड़ हमें अर्बन हीट इफेक्ट जो है उससे बचाते हैं दोस्तों। अर्बन हीट इफेक्ट क्या है, आप सूर्य से रोशनी सीधे विकिरण के माध्यम से पड़ रही है, आप सीधे रोशनी पड़ रही है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट शहरों में कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो जो वो क्या होता है, वो जो नॉर्मल आपका क्या हवा से 2000 गुना ज्यादा गर्म होता है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, धूप सीधे ज्यादा पड़ रही है, छाया है नहीं, वेजिटेशन है नहीं, और हो क्या रहा है, उसके कारण जो हीटिंग हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर के कारण अर्बन हीट इफेक्ट बोलते हैं, या अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात। क्लियर। तो होता क्या दोस्तों, वनों की कटाई, औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक जब वृद्धि हो जाती है तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें 3 प्रमुख फैक्टर है, जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियां या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। क्लियर, समझ में आ गई बात। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उच्च तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हीट वेव हो आ क्यों रही है, ये बेसिकली उसके पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है। इसका रिजल्ट है हाई टेम्परेचर और मौसम के पैटर्न में बदलाव, जिसके कारण हीट वेव्स आपकी क्या आती हैं, जनरेट होती हैं। समझ में आ गई बात। क्लियर, तापमान बढ़ जा रहा है, 40 डिग्री से ऊपर गया तो हीट वेव की कंडीशन आ गई। क्लियर, और एक्सट्रीम हीट वेव। इसके बाद देखिए शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरीकरण जो हो रहा है और शहरों में कंक्रीट संरचनाओं में वृद्धि हो रही है, उससे नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभाव के रूप में जाने जाने वाली घटनाओं का जन्म हो रहा है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया,
जब शहरीकरण होगा, वनों की कटाई होगी, बड़े बड़े मकान बिल्डिंग्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और शहरों में जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, जब उसकी संरचनाओं में वृद्धि होती है दोस्तों, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी के कारण एक घटना का जन्म होता है जिसे हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। बेसिकली ये और कुछ भी नहीं है, ये और कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब ये बेसिकली जनरेट क्यों हो रही है, ये घटना का जन्म इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बैक में कंक्रीट स्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण। क्लियर? इसका मूल कारण उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्र, इमारतें और कंक्रीट की सतह अधिक गर्मी को अवशोषित करती हैं और ऊष्मा को बनाए रखती हैं, जिस कारण हीट वेव के दौरान तापमान उच्च हो जाता है। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो दिल्ली में जो अधिकतम तापमान पहुंचा, उसमें कहीं ना कहीं अर्बन हीट इफेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, जो आपको समझ में आना चाहिए। उच्च जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का, इमारतें और कंक्रीट की सतह क्या होती है, अधिक गर्मी अवशोषित करती है, ठीक है, और अधिक गर्मी अवशोषित करने के साथ साथ ऊष्मा को ये बनाए रखती हैं और हीट वेव के दौरान ये तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी स्टेट पीसीएससी परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों अल नीनो का इफेक्ट। अल नीनो का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। बेसिकली अल नीनो कुछ नहीं है, अल नीनो एक गर्म जलधारा है, ठीक है। अल नीनो घटना के दौरान पैसिफिक ओशन का गर्म होना वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जो विश्व भर में तापमान, वर्षा और वायु के पैटर्न में बदलाव ला सकता है, ठीक है। जब प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर एक गर्म जलधारा अल नीनो बेसिकली जब ये रहती है, इसका इफेक्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, मानसून को भी प्रभावित करती है, और मानसून को प्रभावित करने के साथ साथ ये क्या कर रही है, वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित कर रही है, जिससे विश्व भर में तापमान, वर्षा और वायु के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये मानसून को कमजोर करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यही अल नीनो इफेक्ट, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए अल नीनो जब भी आएगा, याद रखिएगा अल नीनो जब भी आएगा, हमारा जो मानसून होता है वो क्या हो जाएगा, मानसून होगा आपका कमजोर। कैसे होगा? गर्म जलधारा है इंडियन ओशन में, क्या है, जो हवाएं थार के मरुस्थल की ओर जाने के लिए तैयार हैं। हवा हमेशा कैसे बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है इंडियन ओशन में, अब यहाँ प्रशांत महासागर के तट पर क्या है, यहाँ पे गर्म जलधारा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। इसका इफेक्ट आया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे क्या है, ठंडा। तो जब गर्म का इफेक्ट आएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब पानी गर्म हुआ तो क्या करें, जो हवाएं क्या है, यहाँ पे हवाएं ठंडी हैं, ये हवाएं गर्मों के ऊपर उठने लगेंगी। जब हवाएं गर्मों के ऊपर उठने लगेंगी तो ये हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, ये लो प्रेशर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हवा कभी भी लो प्रेशर से लो प्रेशर मूव नहीं करेगी, और या प्रेशर उतना नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा हाई प्रेशर जो है। तो मानसून उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम स्ट्रांग होगा, या ना के बराबर आएगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा अल नीनो का बहुत ही खराब इफेक्ट है इंडियन मानसून के कंटेक्स्ट में, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए विजेता बैच में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों इसका प्रभाव क्या होता है, हीट वेव का स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। गर्मी में तेजी से वृद्धि तापमान को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता से समझौता कर सकती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप गर्मी में ऐंठन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया सहित कई बीमारियां हो सकती हैं। गर्मी से होने वाली मौतें और अस्पताल में भर्ती होने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं, इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर? तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं इससे, ऐंठन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया, और अस्पताल में भर्ती होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, मौतें बढ़ जाती हैं, और इसका प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? जल संसाधनों पर प्रभाव देखिए, गर्म हवाएं भारत में जल की कमी के मुद्दों को बढ़ा सकती हैं, जल निकायों को सुखा सकती हैं, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता में कमी कर सकती हैं, और जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती हैं, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में वाटर क्राइसिस हो गई है दोस्तों, ठीक है। जल की उपलब्धता पर भी इफेक्ट आने लगा है, दिल्ली में दिख रहा है। क्लियर? आज ही का न्यूज है। इससे जल को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सिंचाई के तरीके प्रभावित हो सकते हैं, और जल पर निर्भर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों ऊर्जा पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, तो गर्म हवाएं शीतलन उद्देश्यों के लिए बिजली की मांग को बढ़ा सकती है। मतलब एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ जाती है, बिजली कंजम्पशन बढ़ जाता है दोस्तों गर्मियों में, आप देखेंगे
घरों में एसी चलने लगते हैं, कूलर बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं, ठंडी हवा की डिमांड बढ़ जाती है और बिजली का बिल भी अल्टीमेटली बढ़ने लगता है। ठीक, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव और संभावित ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब इससे क्या होता है, ग्रिड पर अतिरिक्त लोड पड़ता है और ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह आर्थिक गतिविधियों, उत्पादकता और कमजोर आबादी को प्रभावित कर सकता है, जिससे गर्म हवाओं के दौरान शीतलता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय बिजली तक पहुंच नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, समझिएगा, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, प्रोडक्टिविटी कम कर देता है, बच्चों का जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, उनको पढ़ाई करने में कम मन लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं। कमजोर आबादी को प्रभावित कर सकता है जिनके पास संसाधन नहीं है। ठीक है, और गर्म हवाओं के दौरान शीतलता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय बिजली तक पहुंच जिनके पास नहीं है उनको प्रभावित कर सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बेसिकली जो समाज का निचला पायदान है, अंत्योदय जो है, अंत्योदय परिवार जो है उनको अफेक्ट करता है ज्यादा, जिनके पास संसाधनों की कमी। क्लियर? तो ये हीट इफेक्ट बहुत ही खराब है। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल दबाइएगा। सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।